Gautam Adani is the richest Indian and Asian in the world. Wait, Gautam Adani was the richest Indian and Asian in the world. Yes, you heard it right. Gautam Adani has lost its position of third richest person in the world. Now he stands at 17th position in the Forbes list. On the other hand, Adani Group has lost more than $100 billion in the last 10 days. सेबी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर ली ऑन द फॉलोइंग शेयर्स ऑफ अडानी. दुनिया की सबसे बड़ी बैंक क्रेडिट सूज और सिटी ग्रुप ने अपने क्लाइंट्स को अडानी बॉन्ड्स के अगेंस्ट लोन देने से मना कर दिया और अडानी बॉन्ड्स की लैंडिंग वैल्यू को जीरो कर दिया. आरबीआई ने इंडियन बैंक से डिटेल्स मांगी अबाउट देयर एक्सपोजर टू अडानी ग्रुप. ऑल दिस थिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ वन सिंगल रीजन एंड दैट इज Hindenburg report on Adani. After short seller Hindenburg Research, After Hindenburg Research sinking in last week's report from Hindenburg Research that accused Adani of fraud and stock price manipulation. हिंडनबर्ग ने जब अपनी रिपोर्ट जारी की थी तब कहा था कि कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड है. From an Hindenburg Research report on to the Hindenburg report. Adani right now. We're seeing the bonds absolutely tank. $10 billion, then $47 billion, then $100 billion. The Adani Group's 7 listed companies have plummeted in market value after a report from short seller Hindenburg Research accused the conglomerate of wide-ranging fraud. सबसे पहले अपन बात करते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में. सुन तो लिया होगा आपने, बट फिर भी मैं बता देता हूँ. हिंडनबर्ग वाज एन एयरशिप जिसका एक्सीडेंट हुआ था 1939 में और बहुत लोगों की जानें भी गई थी. उसको एक मैन मेड डिजास्टर कहा जाता है बिकॉज ऑफ द मैनी फ्लॉज जो उसके अंदर थी. नेथन एंडरसन ने 2017 को हिंडनबर्ग रिसर्च करके एक कंपनी फाउंड करी थी जिसका नाम उस एयरशिप पे रखा गया विद वन टारगेट कि वो स्टॉक मार्केट में जितने भी मैन मेड डिजास्टर होते हैं उनको फिगर आउट करेंगे और बाहर निकालेंगे. कहने को तो ये एक रिसर्च कंपनी और शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, बट ये एक्टिविस्ट की तरह काम करते हैं. और ऐसा नहीं है कि अडानी ग्रुप उनका पहला टारगेट था. उन्होंने पहले भी बहुत सारी कंपनी का दिवाला निकाला है, जैसे निकोला, विंस फाइनेंस, जीनियस ब्रांड्स, चाइना मेटल, ब्लूम एनर्जी और ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज हैं. बट इसमें हिंडनबर्ग का फायदा कैसे होता है? वेल, वो शॉर्ट सेलिंग करके अपने पैसे बनाते हैं. शॉर्ट सेलिंग का मतलब मैं आपको बता देता हूँ. आप स्टॉक मार्केट में जाके एक शेयर लेते हो, अगर उसकी प्राइस बढ़ती है तो आपको प्रॉफिट मिलता है और आप पैसे कमाते हो. शॉर्ट सेलिंग में उल्टा होता है, आप उस शेयर के गिरने पे पैसे कमाते हो. एक एग्जांपल से बताता हूँ. मान लो एक कंपनी है फाइनेंस मन्यू करके और मैं अभिमन्यु, मुझे लग रहा है कि उसके शेयर गिरने वाले हैं. तो अब मैं क्या करूंगा? अपने ब्रोकर के थ्रू मैं 1 लाख शेयर बोरो कर लूंगा. मैंने बोरो किए हैं, खरीदे नहीं है. दैट मीन्स कि मुझे वो शेयर वापस लौटाने होंगे रेदर देन द अमाउंट ऑफ दैट शेयर. समझ रहे हो? अब मैं वो 1 लाख शेयर बेच दूंगा. मान लो उसकी करंट प्राइस 5000 है. मैंने वो 1 लाख शेयर बेच लिए जिससे उसकी प्राइस भी गिरेगी और लोग भी मुझे देख के अपने पैसे निकालेंगे वहां से, जिससे उसकी शेयर प्राइस गिर जाएगी. मान लो 10 दिन बाद उसकी शेयर प्राइस 3000 होगी. अब मैं वो 3000 पे वो शेयर वापस खरीद लूंगा और उस शेयर को मैं वापस लौटा दूंगा, जिससे मुझे 2000 का प्रॉफिट हो गया. इसे ही शॉर्ट सेलिंग कहते हैं. हिंडनबर्ग रिसर्च यही करती है. वो अपनी रिपोर्ट पब्लिश करने से पहले अपने इन्वेस्टर्स को बता देती है और उसके इन्वेस्टर्स शॉर्ट सेलिंग कर लेते हैं उस कंपनी में. 24 जनवरी को हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी जिसमें उन्होंने क्लेम किया था कि उनकी 2 साल की इन्वेस्टिगेशन है ऑन अडानी और उस पे उन्होंने अडानी पे एलिगेशंस लगाए थे अकाउंटिंग फ्रॉड के, स्टॉक मैनिपुलेशन के, टैक्स थेफ्ट के और मनी लॉन्ड्रिंग के. गौतम अडानी जिनकी नेट वर्थ $120 बिलियन थी, उसमें से $100 बिलियन उन्होंने लास्ट 3 साल में कमाए थे, मोस्टली बिकॉज ऑफ द स्टॉक प्राइजेस ऑफ द 7 लिस्टेड कंपनीज. अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स एंड अडानी विल्मर. अगर मैं इन सब का एवरेज निकालूं तो 817% इंक्रीज आ रहा है इन द लास्ट 3 years पर कंपनी, विच इज ह्यूज. दे इवन सेड कि अगर आप उनके इन्वेस्टिगेशंस को साइड में भी रखो तो भी अडानी कंपनीज का 85% डाउनसाइड है ऑन फंडामेंटल बेसिस बिकॉज ऑफ द स्काई हाई वैल्यूशंस. कौन से एलिगेशंस लगाए हैं उसके बारे में अपन थोड़ी देर में बात करेंगे. 29 जनवरी को अडानी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में एक 413 पेज की एक रिपोर्ट पब्लिश करी जिसमें उन्होंने बताया था कि ये रिपोर्ट इज नॉट एन अटैक ऑन स्पेसिफिक कंपनी, इट्स ए कैलकुलेटिव अटैक ऑन इंडिया, इट्स इंटेग्रिटी एंड इट्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस. द होल रिपोर्ट वाज बेसलेस एंड इट्स ए सिलेक्टिव एंड मैनिपुलेटिव प्रेजेंटेशंस उन चीजों के बारे में जो ऑलरेडी पब्लिक को पता है और जिनको हम डिस्क्लोज कर चुके हैं. उन्होंने ये भी कहा कि हिंडनबर्ग डजंट अंडरस्टैंड इंडियाज लॉज, मार्केट रेगुलेटर्स एंड जुडिशरी. The report is a malicious combination of selective misinformation, stale, baseless and discredited allegations that have been tested and rejected by India's highest courts. अडानी के इस रिस्पॉन्स में
हिंडनबर्ग ने एक रिस्पॉन्स दिया जिसमें उन्होंने ये कहा दैट अडानी शुड नॉट हाइड बिहाइंड इंडिया बिकॉज दे बिलीव दैट इंडिया इज ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी एंड एन इमर्जिंग सुपर पावर विद एन एक्साइटिंग फ्यूचर। हिंडनबर्ग ने ये भी कहा है कि अडानी चाहे तो उनको सू कर सकते हैं बिकॉज दैट वे उनको उस डॉक्यूमेंट्स का भी एक्सेस मिल जाएगा जिनका एक्सेस उनके पास पहले नहीं था। सबसे पहला एलिगेशन उन्होंने ये लगाया था कि अडानी ग्रुप ने काफी डेट ले रखा है बाय प्लेजिंग देयर शेयर्स जिनकी प्राइस उन्होंने खुद बढ़ाई थी बाय डूइंग स्टॉक मैनिपुलेशन। वो अगला एलिगेशन है, उस पर अपन आएंगे, अभी अपन इस बारे में बात करते हैं। They even said that taking loan against your share is not a good practice because जब शेयर प्राइस गिरती है तो lender can ask for collateral। अडानी ग्रुप की 5 out of 7 कंपनीज का करंट रेशियो लेस देन 1 है। करंट रेशियो मतलब बेसिकली इट्स अ डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसका सिंपल फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो मान लो अगर आपकी कंपनी का करंट रेशियो 4 है, दैट मींस कि आप उस डेट को, उस लायबिलिटीज को 4 बार चुका सकते हो थ्रू योर एसेट्स। यू कैन सी हियर अडानी ग्रीन एनर्जी एंड अडानी गैस का 0.5 एंड 0.2 है, 5 टाइम्स फॉर अडानी गैस। इसके रिस्पॉन्स में अडानी ने ये कहा कि ये सारी चीजें ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है और ये हम पहले भी डिस्क्लोज कर चुके हैं और हमने हमारे 5 साल में काफी डेट कम भी करी। हमारा EBITDA 22% के रेट से बढ़ा है लास्ट 9 ईयर्स में और डेट सिर्फ 11% से, और प्रमोटर की प्लेज पोजीशन भी डिक्रीज हुई है इन लास्ट 2 to 3 ईयर्स। अगला है स्टॉक मैनिपुलेशन। स्टॉक मार्केट में शेयर प्राइस का बढ़ना, सप्लाई और डिमांड का गेन। अगर आपको पूरा कंट्रोल चाहिए उस शेयर का, दैट मीन्स कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा शेयर होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टॉक मार्केट कोई भी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के प्रमोटर 75% से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते, बाकी 25% पब्लिक के लिए होता है। अडानी की ज्यादातर कंपनीज में 70 से 75% होल्डिंग है। बट इशू ये नहीं है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट में बताया गया है कि 25% शेयर जो पब्लिक के हैं उनमें से भी ज्यादातर शेयर अडानी के नाम पे ही है थ्रू देयर शेल कंपनीज। 25% में से मोर देन 15% अडानी के पास है इनडायरेक्टली थ्रू देयर शेल कंपनीज। बाकी 5 से 7% LIC होगी, SBI होगी और बाकी 2 से 3% अपन जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे। ये चीज अच्छी है अडानी के लिए बिकॉज कंट्रोल उनके पास है और कोई शेयर बेचेगा नहीं क्योंकि सब उन्हीं के पास है। हिंडनबर्ग ने एक और एलिगेशन लगाया था कि गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी और उनके ब्रदर इन लॉ पे DRI की इन्वेस्टिगेशन चली थी ऑन डायमंड ट्रेडिंग स्कैम पे उनको 2 बार अरेस्ट भी किया गया। तो अब ऐसे किसी आदमी को मैनेजिंग डायरेक्टर कैसे बना सकते हो अडानी ग्रुप का? 8 आउट ऑफ 22 की लीडर्स ऑफ अडानी ग्रुप उनके फैमिली मेंबर्स है और अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 38 शेल कंपनीज चला रहे हैं मॉरिशस में एंड ऑल्सो फ्रॉम UAE, सिंगापुर एंड कैरेबियन आइलैंड से। ना तो इस कंपनी से कोई एड्रेस है, ना एम्प्लॉयज है और ना ही कोई ऑपरेशंस है। रिपोर्ट में इन कंपनीज के नाम पे बताया गया है कि इनका मैक्सिमम पैसा सिर्फ एक ही जगह जाता है और वो है अडानी। आप देख सकते हो 99% और 100% अमाउंट सिर्फ अडानी में इन्वेस्ट हुआ। दे आर यूजिंग दिस कंपनीज टू सप्लाई फंड्स टू अडानी कंपनीज एंड ऑल्सो डूइंग टैक्स थेफ्ट। जब एक कंपनी फंड रेज करती है तो उसको नए प्रोजेक्ट मिलते हैं और उससे मीडिया एक्सपोजर मिलता है उस कंपनी, और ये सारी चीजें देख के लोग अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं और इसी से उसकी शेयर प्राइस भी बढ़ती है एंड दैट इज द केस विद अडानी टू। अडानी ने इसके रिस्पॉन्स में सिर्फ इतना बोला है कि 25% जो पब्लिक होल्डिंग है वो उनके कंट्रोल में नहीं होती, वहां कोई भी आके अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकता है और उस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। उन्होंने ये भी बताया कि जो उनके फैमिली मेंबर्स डायमंड ट्रेडिंग के स्कैम में फंसे थे वो केस क्लोज्ड हो चुका है और डिसमिस्ड हो चुका है उनके फेवर में, और इस चीज के बारे में भी पब्लिक को पता है और हम इसको डिस्क्लोज कर चुके हैं पहले ही। हमारे शेयर होल्डर्स को भी इस बारे में पता है। अगर अपन स्टॉक मैनिपुलेशन और अडानी कंपनीज की बात करें तो इस पे इन्वेस्टिगेशन पहले भी चली है। 2007 में भी सेबी ने इन्वेस्टिगेशन करी थी और 1.5 साल पहले भी बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने और ओपोजिशन ने इस पे कंसर्न्स बताए थे। हिंडनबर्ग ने RTI भी फाइल करी थी, इसमें ये शो हो रहा था कि इस पे इन्वेस्टिगेशन चालू है बट कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं निकला है अभी तक, और इसको टॉन्ट मारते हुए हिंडनबर्ग ने ये बोला था कि हमसे लॉजिकल कंक्लूजन निकल गया है। अगला एलिगेशन उन्होंने ये लगाया था कि अडानी ग्रुप के CFO 5 बार चेंज हो चुके हैं इन लास्ट 8 ईयर, जो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसके रिस्पॉन्स में अडानी ने ये कहा था कि जिन CFO की वो बात कर रहे हैं वो मैक्सिमम CFO अभी भी उनकी कंपनी के साथ जुड़े हुए, वो एक डिफरेंट और एक अपर पोजीशन पे है अब उस कंपनी में, और कुछ लोग जिन्होंने रिजाइन किया है वो अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं और किसी ने भी आज तक कंपनी के अगेंस्ट में कुछ नहीं बोला है, तो आप उसको रेड फ्लैग नहीं बोल सकते। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था, मिस्टर सिंह जो करंट CFO है अडानी एंटरप्राइजेस के, वो 2012 से उनके साथ जुड़े हुए और 2012 में उनका रोल एज एन एडवाइजर था इन स्ट्रेटेजिक फाइनेंस में। और अगला उन्होंने अकाउंटिंग फ्रॉड की बात करते हुए
बताया था कि अडानी ग्रुप के जो ऑडिट पार्टनर्स है उनकी कंपनी काफी छोटी है। उन्होंने बताया था कि उनके जो मेंबर्स है वो सिर्फ 24-25 साल के, उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है ऐसी बड़ी कंपनीज के अकाउंट्स हैंडल करने का। जिसके रिस्पॉन्स में अडानी ने ये कहा था कि वो सारे लोग सर्टिफाइड है एंड क्वालिफाइड है अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ इंडिया। और उन्होंने ये भी कहा था कि उनके पास और भी ऑडिट फर्म्स है जो उनके अकाउंट्स हैंडल करते हैं। और लोग ये भी कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट की टाइमिंग ही खराब थी, इसको जानबूझ के अभी पब्लिश किया गया था बिकॉज अडानी वाज कमिंग अप विद द लार्जेस्ट एफपीओ। The timing of the report's publication clearly betrays a brazen, mana fide intention to undermine Adani Group's reputation with the principal objective of damaging the upcoming follow-on public offering from Adani Enterprise, the biggest FPO by a private sector company. एफपीओ की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हुई, आखिरी दिन में जाके वो फुली सब्सक्राइब्ड हुआ था और उसमें भी रिटेल इन्वेस्टर्स का इतना हाथ नहीं था। इन्हीं सारे रीजंस के कारण अडानी ने एफपीओ कैंसिल कर दी बिकॉज जो शेयर प्राइस थी वो 2000 चल रही थी मार्केट में और जो बैंड था एफपीओ का वो 3000 पे था। तो सिंपल सा फंडा है, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो सेम शेयर के लिए ज्यादा पैसे पे करे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने भी बैंक से पूछना स्टार्ट कर लिया, जिसके रिस्पॉन्स में बैंक ने बोला है कि सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एसबीआई ने बोला है कि उनके पास कैश जनरेटेड एसेट्स है अगेंस्ट द लोन। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी यही बोला है। म्यूचुअल फंड तो अडानी में ज्यादा इन्वेस्ट करते नहीं थे क्योंकि उनको लगता है कि अडानी ग्रुप काफी ओवरवैल्यूड है। सो आपको क्या लगता है क्या होगा? वैसे अगर बजट 2023 की बात करें तो अडानी को काफी चीजें मिलने वाली, 50 नए एयरपोर्ट भी शायद उन्हीं के पास जाएंगे। अगर अपन इंफ्रा की बात करें, ग्रीन एनर्जी की बात करें तो बजट में उन चीजों के लिए काफी कैपेक्स अलॉट हुआ है। सो मुझे नहीं लगता कि अडानी कहीं जाएगा। अगर जाने की बात करो तो अडानी सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। उन्होंने पीएलआई फाइल करी है अगेंस्ट हिंडनबर्ग रिपोर्ट। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बताओ और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।